Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 15 of Technology Management, and in this session we are going to discuss about organizing for technology at enterprise level. Topics to be covered are technology strategy for the enterprise, technology gaps and enterprise needs, evaluation of technology options and routes, technology transfer and absorption, R&D organization and its role, development and training of human resources, R&D organization and its resources, and last one, resources. Now then, first of all, we discuss technology strategy for the enterprise. Organizing technology at the enterprise level is a part of corporate planning function एंड इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मीन्स अगर आपको अपनी टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइज करना है एक एंटरप्राइज लेवल पे, जो कि एक कॉर्पोरेट प्लानिंग का एक पार्ट होता है, तो वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. रादर देन कि आप ये सोचें कि अभी इस टाइम हमने कर लिया ऑर्गेनाइज एंड देन वी कैन स्टॉप इट एंड आफ्टर लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम्स वी कैन अगेन स्टार्ट. तो दिस इज नॉट लाइक, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एंड फॉर फॉलोइंग दिस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 streams. First of all, it's just the replacement of obsolete technologies with the new ones, and then continuous moderation of the existing technologies for improving productivity and their competitiveness. Like जो भी एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज हो गया, एब्सोल्यूट मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजीज जो अब पहले तो यूज होती थी बट अब आप उसे यूज नहीं करते बिकॉज या तो उनसे आपका जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं, या फिर वो बहुत ही पुराने मेथड्स हो गए हैं और उनके रिप्लेसमेंट में कुछ नया आ गया है. सो जो न्यू आ गया है, ऑब्सोल्यूट्स को उनसे रिप्लेस कर दो, एंड एट द सेम टाइम जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है उनके मॉडर्नाइजेशन के ऊपर आप वर्क करते रहें, सो दैट कि आपकी जो कम्पिटिटिवनेस है और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके. Then development and introduction of new product with a view to diversification, because ultimately we need diversify. Like जितने भी आपकी नीड्स हैं उन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए. लाइक एक पॉइंट बी पॉइंट से कुछ डिफरेंस पे होना चाहिए. सो अल्टीमेटली यू नीड टू डेवलप एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन न्यू प्रोडक्ट इन डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो. एंड लास्टली सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट्स. जो भी आपके न्यू यूनिट्स हैं आप उनको सेटअप कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली अगर मुझे अपनी टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइज बनाना है, सो या तो जो आपकी पुरानी वाली टेक्नोलॉजी है उसको आप रिप्लेस कर दिए. सेकेंडली ऐसा हो सकता है कि आप कुछ न्यू प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करें. लाइक टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्टिंग है वो तो वर्क कर ही रही है, बट अलॉन्ग विद दैट यू इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्सो. एंड एट द सेम टाइम थर्ड ऑप्शन यू हैव इज जस्ट सेटिंग अप अ न्यू यूनिट. रादर देन कि एक न्यू प्रोडक्ट आप स्टार्ट करें, आप एक न्यू यूनिट ही स्टार्ट कर दीजिए. सो दीज आर सर्टेन स्ट्रैटेजीज फॉर द एंटरप्राइज. देन टेक्नोलॉजी चेंज एज एट द एंटरप्राइज लेवल शुड टेक दीज पर्टिकुलर थिंग्स इन माइंड. लाइक अगर टेक्नोलॉजी को आप चेंज करना चाहते हैं, सो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देनी होती हैं. अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चेंज योर टेक्नोलॉजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियो. लाइक जिस कंट्री में आप टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं उस कंट्री का क्या ट्रेंड है आज इकोनॉमिक का, और फाइनली हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद उसका ट्रेंड चेंज हो जाए. सो जैसे ही कंट्री की इकोनॉमिक स्टेट जो है वो चेंज होती है, उसके साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी चेंज करना होता है. सेकेंडली हो सकता है कि कल्चर एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना हो. मीन्स जो पर्सनस पहले किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करते थे, अब उनका कल्चर डिफरेंट हो गया. सो फॉर दैट दे आर चेंजिंग कल्चर, यू नीड टू चेंज योर टेक्नोलॉजी ऑल्सो. देन इट मे बी पॉसिबल ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिकॉज जो भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर जो उससे रिलेटेड जितने भी कॉस्ट होते हैं, ये सारे इश्यूज गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंडर आते हैं. तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंज होता है, देन ओनली यू नीड टू चेंज योर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. देन इन द लिस्ट नेक्स्ट वी हैव द ग्लोबल चेंजेस, जो कि तब होते हैं जब आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं किसी भी इकोनॉमिक सीन को या फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स को. सो उस टाइम पे भी आपको टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ता है. फाइनली ड्यू टू कंपटीशन, बिकॉज कंपटीशन इज हायर. हर कोई न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कर रहा है और उन टेक्नोलॉजीज को जो भी हर एक पर्सन यूज़ कर रहा है, फाइनली हो सकता है कि अगर मुझे कंपटीशन में रहना है तो मुझे अपनी वे थोड़ा सा चेंज करना होगा. वो टेक्नोलॉजी जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, आई नीड टू चेंज इट लिटिल बिट. सो दैट इज इंटेंसिटी इन कॉम्पिटिशंस. Then in the list we have economics and sociology of conservation. Like you can conserve your energy, your minerals. Moreover, आपका जो pollution control है उसके आप कितना ज़्यादा कॉन्शियस हैं. लाइक ये सब रिजल्ट आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हैं और गवर्नमेंट प्रेशर के हैं, बट
इन टर्न अगर इन सबको मुझे डील करना है तो टेक्नोलॉजी चेंज करना ही पड़ेगा. सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स, डिपेंडिंग ऑन दैट वी डिटरमाइन वेदर टू चेंज द टेक्नोलॉजी और नॉट. Next, we have technology gap and enterprise needs. So, after the internal resources, your customer needs, your global technology and at market trends, जब हम ये सब इवेलुएट कर लेते हैं, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द गैप्स एट द एंटरप्राइज लेवल. क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो स्टेट है वो आपने एनालाइज कर लिया है और करंटली जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टेट है वो भी आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं. नाउ दिस इज अ टाइम टू जस्ट एनालाइज द गैप बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड द एंटरप्राइज नीड. सो फॉर दैट जब भी आप क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं इस आइडेंटिफिकेशन के लिए, सो आपको पता चल जाता है कि व्हाट आर द नो हाउ गैप्स. नो हाउ गैप्स मीन्स योर टेक्नोलॉजी गैप्स, बिकॉज टेक्नोलॉजी टेल्स यू व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. So an assessment on the following can be direct used if you have an existing setup. Like एक होता है कि आपके न्यू एंटरप्राइज आपको सेट करना है और एक होता है कि जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके अंदर आप कैसे इस गैप को रिमूव करने के लिए कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर कैसे आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द गैप्स इन द एग्जिस्टिंग वन. सो देयर आर सर्टेन assessments based on that. So in the list we first have the feedback. Like first of all you need to gather the feedback data on the basis of the performance of existing equipment and failure analysis report. Like जितना भी आप इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जो करंटली आप वर्क कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. अगर हम बात करें रिगार्डिंग देयर इक्विपमेंट्स, रिगार्डिंग देयर फीडबैक रिपोर्ट्स, फेलियर एनालिसिस, देयर प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी. So according to that you need to collect your feedback data. Another feedback data which is related to the basic product parameters. You can say that your competitors are, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि what are the plan and what are the new activities which are competitor or your competitor is being used. So जो भी वो यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप फीडबैक डाटा अरेंज करते हैं. फाइनली यू केम टू नो अबाउट द गैप. Another approach you can follow is like your technology scanning by product groups. अलग अलग ग्रुप्स बनाइए और उन ग्रुप्स के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी को स्कैन करके देखिए कि where your technology fits. And then the next we have interaction with the customers, your foreign companies, your consultancies, organizations, institutions. Because जब आप उनसे interact करेंगे then only you came to know what is the current trend in the market, and according to that you will decide कि which technology is best for your enterprise. Another assessment part is based on mapping the international technological status through tendering, obtaining the quotations, engaging foreign consultants and evaluating the same in terms of your domestic or export environment for the enterprise. So at the same time जो आपका international technological status है, like जो आपको पता चलता है through your tenders, through your quotation marks and at the same time your foreign consultants. So जहाँ से भी आप data gather करते हैं and finally you need to map that particular data so that you can create a complete picture of your international technology status also. Another technique is just clearly define the technology life cycle. और जो life cycle आप define कर रहे हैं that is of the new products, जो कि एक consequences होते हैं of आपकी technological change के. हो सकता है ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए आपने क्या हो, लाइक पहले आपको एक टेक्नोलॉजी से कॉस्ट फैक्टर कम मिल रहा था एंड देन अब आपने टेक्नोलॉजी चेंज किया है जस्ट बिकॉज कि आपको जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसमें ऐसा लगा कि मुझे ये चेंज करना चाहिए. सो दिस इज विद रेफरेंस टू योर टाइम फ्रेम ओनली. And another can be your energy conservations, your pollution control policies and strategies. So these are some assessments, and based on these assessments you can directly identify what exactly the technology gap and your enterprise need both. Then for that you need to make a plan of action, because स्ट्रैटेजीज हमने देख ली हैं कि दीज आर द स्ट्रैटेजीज, बट इन स्ट्रैटेजीज को कैसे फॉलो किया जाएगा, व्हाट शुड बी आवर प्लान ऑफ एक्शन, ये हमें पता होना चाहिए. सो इन प्लान ऑफ एक्शन फर्स्टली वी इंक्लूड द रिसोर्स एनालिसिस ऑफ अ कंपनी, लाइक कितनी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज हमारे पास अवेलेबल है, क्या फाइनेंस है, स्किल्स कितना है, इक्विपमेंट्स कितने हैं. सो अगर मैं इन सबको एनालाइज करूंगी देन ओनली आई कैन टेक फर्दर स्टेप. सो एट द स्टार्टिंग ऑफ any technology which you implement, the first step is just to analyze your resources, and after that your second step is just to analyze your customer, like both current और both emerging. like currently आपके पास जो customer है आपको उनको भी analyze करना है, और वो customers जो आपको लगता है कि in future आपके साथ attach हो सकते हैं आपको उन्हें भी साथ साथ analyze करना है. and finally you came to know about the needs of the customer. So this is related to your time frame also, because time frame is the
कॉन्स्ट्रेंट इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट कस्टमर की इस टाइम पे कौन सा कस्टमर है एंड फाइनली और कौन से कस्टमर्स आपके साथ अटैच हो सकते हैं. Next step is just analyze the global data which is regarding the state of art of the technology and the market. Means करंटली जितना भी डाटा आपके पास अवेलेबल है ग्लोबल डाटा उस सबको एनालाइज करिए और ये देखिए कि आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और योर मार्केट इन दोनों के ऊपर वो कैसे फिट होते हैं. लाइक जितने भी आपके इनपुट्स हैं उनसे रिलेटेड हम ये डिसाइड करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल ग्रुप्स जो है वो कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ योर अवेलेबल ऑप्शन बिकॉज फॉर डूइंग अ वन थिंग यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस. सो दिस इज द टाइम टू जस्ट select the best option and for selecting that you need to analyze all the data which is related to your technology and your market both. And after that when you select it you just identify the route that is your technology acquisitions like in-house development कि कैसे आप क्या एक रूट है जिसे आप फॉलो करके इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो दैट कि आपका जो गैप है वो डिक्रीज हो सके. Now, after that is just evaluation of technology options and routes. Technology options से आपके पास बहुत सारे routes से for जितने भी आपने रूट्स निकाले अब उन सबको आपको इवेल्युएट करना है. लाइक इवेल्युएशन जो है वो टोटली बेस्ड होता है आपकी एंटरप्राइज की नीड पे. व्हाट इज द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और व्हाट इज द नीड ऑफ द योर एंटरप्राइज एंड द लेटर वी हैव द सेवरल फैक्टर्स एंड द राइट सिलेक्शन ऑफ द फोरकास्टिंग मेथड इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी is very important because according to your technological need the forecasting method is being selected. So for that the evaluation has 3 critical parameters. ये ऐसे 3 parameters हैं जिनके बेस पे आप अपनी टेक्नोलॉजी को इवेल्युएट करते हैं. लाइक इन द लिस्ट वी फर्स्ट हैव रिसोर्स एनालिसिस. मीन्स आप सबसे पहले रिसोर्स को एनालाइज करते हैं और वो रिसोर्स एनालिसिस जो एक एंटरप्राइज करता है लाइक वो खुद ये देखेगा कि उसके पास कौन कौन से करंटली रिसोर्स अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ देयर इक्विपमेंट्स एंड स्किल्स एक्सेट्रा. सेकेंड पैरामीटर इज techno commercial considerations of customer. Means what are the considerations according to the customer को कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या कमर्शियल ट्रेंड है जो आजकल कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी कंसिडरेशंस को कस्टमर जो है वो ध्यान रखते हैं. सो दैट विल बी योर second parameter. And after consideration of customer this is the time for considering the enterprise also. So then we came to know about the third critical parameter that is techno commercial considerations of a enterprise. Means at this level you are going to understand about all the enterprise needs of an enterprise whether it is related to your technology or whether it is related to your commercial. So these are the 3 parameters, critical parameters, and based on these parameters we evaluate our technology. Technology transfer and absorption. The technology transfer plan and absorption to a large extent depend upon the mode of technology transfer which you use because ultimately we transfer our technology from one phase to another phase or from one country to another country. So your transfer plan, your absorption plan depending on the mode of the technology transfer which in turn depend on the scope and the specific needs of the enterprise because जो enterprise की need होगी उसके according उसे पता चलता है कि what technology is to be used and finally जो technology वो use करेगा at the next moment वो decide करता है कि what will be its plan. Then involvement of your R&D. R&D is your research and development and this particular is very much necessary to carry out your product improvement, your research so that the technology acquired is upscaled because जो technology आपको चाहिए वो अप टू डेट होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए एंड इवन तभी हम ये कह सकते हैं कि वो एक सक्सेसफुल एब्जॉर्प्शन में आएगा बिकॉज दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू एब्जॉर्व अ न्यू टेक्नोलॉजी. एंड नेक्स्ट वी हैव द सीमेंट इंडस्ट्री विच हैज डन अ exceedingly well in the absorption of technology imported from different sources. So सीमेंट इंडस्ट्री एक ऐसा एग्जाम्पल है आपके सामने जिसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एब्जॉर्प्शन दोनों को फेस करके अब जो कि उसने बहुत अलग अलग सोर्सेज से गैदर किया है एंड फाइनली उसके पास एक एक्सीडिंगली बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन उसने किया और वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसने डिफरेंट सोर्सेज से कुछ लिए एंड फाइनली उसने एनालाइज करके अपनी R&D करके एक बेस्ट सिलेक्ट किया. सो बेस्ट सिलेक्ट करना, टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब करना, ट्रांसफर करना, इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस होती हैं. अगर हम वो फॉलो करेंगे देन ओनली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा आफ्टर दिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एब्जॉर्प्शन वो एक बेस्ट रिजल्ट होगा. सो इन द गाइडलाइंस वी फर्स्ट हैव द कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर.
जो भी प्लान आपने बनाया है, चाहे फिर वो आप प्रोडक्ट लेवल पे वर्क कर रहे हो, डिवीजन लेवल पे या फिर कॉर्पोरेट लेवल पे, तो किसी भी लेवल पे आप हो, आप कॉन्टिन्यूस उसे मॉनिटर करें. सेकेंड गाइडलाइंस इज जो ट्रेनिंग दे रहा है, मीन्स ट्रेनिंग ऑफ द इंजीनियर इज आइडेंटिफाइड एरियाज at the collaborator works after familiarizing them with the documentation which are received from the collaborators. इससे ये होगा कि जो भी आपने किया है उससे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं. अगर आपको ये पता है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन जो कि कोलैबोरेटर से आपको मिला है, जिससे भी यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट मुझे कितना होगा. नेक्स्ट गाइडलाइन इज एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, योर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा. और ये सब आपको कोलैबोरेटर देता है, जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप्स के अंदर हम बनाते हैं. और इन सबको ही हम अपने व्यू में रख के ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट इनोवेशन जो कि इंटरनेशनली टेक्स प्लेस होने वाली है, हम वो ध्यान में लेते हैं. नेक्स्ट गाइडलाइन इज इंटरेस्टिंग द R&D ग्रुप. जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप है उस पर आप फुली ट्रस्ट करें, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है आपके पास कि आपको प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको रिसर्च के अंदर लेके आना है. एंड फाइनली जो भी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए वो एक इम्प्रूव वर्जन में होनी चाहिए, और इम्प्रूव वर्जन में जो टेक्नोलॉजी अब आपके पास आई है फाइनली वो भी और इम्प्रूव होगी फर्दर. सो फॉर दैट यू नीड टू ट्रस्ट योर R&D ग्रुप. इन द लिस्ट वी नेक्स्ट हैव एसोसिएट द टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ग्रुप. इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनली जब आप नेगोशिएशन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हर एक फेज में जो फॉरेन कोलैबोरेटर्स के साथ होता है उसके साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ग्रुप का एसोसिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आफ्टर दीज गाइडलाइंस नाउ वी आर डिस्कसिंग R&D ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रोल. सो वी हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो R&D जो है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, उसने एक कंपनी सेटअप करी है जो कि इंपोर्ट करती है टेक्नोलॉजी को जब भी वो रिक्वायर्ड होता है शॉर्ट नोटिस पर. और इवन वो एक क्राइटेरिया सेट करता है जिससे कि हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी को लेना है, कैसे ट्रांसफर करना है, व्हाट शुड बी द मोड, एंड एट द सेम टाइम दे आइडेंटिफाई द एरिया फॉर ट्रेनिंग ऑल्सो. देन आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स जो है कि एग्जीक्यूट होते हैं हर ईयर, सो कोलैबोरेशन जो आपके एक हाई टेक एरिया में चाहिए वो बहुत कॉमन हो गया है आपके इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में. सो इन दिस वी कैन से दैट द रोल ऑफ द फॉरेन कोलैबोरेशंस इन इंडियन इंडस्ट्री बिकम वेरी प्रोमिनेंट बोथ इन द प्राइवेट एज वेल एज योर पब्लिक सेक्टर्स. सो योर R&D ऑर्गेनाइजेशन जो भी बने सेटअप होती है, मीन्स जो भी R&D एक ग्रुप सेटअप करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसका मेन पर्पस होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी वो इम्प्लीमेंट करे उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट उसे हो. सो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए R&D को कैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, ये कुछ उसकी कैपेबिलिटीज की लिस्ट है, जिसके अंदर फर्स्ट होता है कि दैट शुड बी कैपेबल टू सॉल्व जेनेरिक प्रॉब्लम्स, लाइक जो आपकी प्रोडक्ट की इन डेफिशिएंसीज हैं, लाइक जो आपके इन हाउस एफर्ट्स हैं उनसे उसे रिमूव करे. Secondly, ability to design and develop variant, upgrade the product which is recently being used, and at the same time जो adoption हुआ है आपका quality control procedures का, उसको manufacture करे works पे, arrange करे items को for your erection and commissions. Then it must be able to bridge the gap between the technology received and which likely to be available over the next 5 years. उन दोनों के बीच में कोई ब्रिज होना चाहिए so that ऐसा ना लगे कि ये टेक्नोलॉजी अभी यूज करें और 5 साल बाद कुछ नया ही आने वाला है. Next one is confidence level in the company for handling the product independently after the expiry of this collaboration agreement only. Then a regular communication channel between the two parties, and the two parties are suppliers and the receivers of the technology, that too at a different level. Then the technology management groups, which includes your research and development personnel, must ensure the appropriate linkage with the support of infrastructure and policy implementation agencies. Then development and training of human resources. The major objective of technology organization, whether it is for a new one or a existing one, so it must achieve the highest productivity and the quality in order to just maintain the competitive edge. So the main instrument to achieve this particular objective is the development and training of the human resource, because ultimately जो technology organization है उसे अपनी टेक्नोलॉजी को या फिर जो एक न्यू यूनिट वो सेटअप कर रहा है उसे हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए. So for that we need this development and retraining of human resources. So there are certain achievements of Japan, Germany, Brazil, Korea जिसने इस केस के अंदर वर्क किया और अच्छे से रिजल्ट्स लेके आया और
एक फोकस पॉइंट उसे मिला कि हाउ टू इम्प्रूव देयर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एफर्ट्स. And enterprise should identify your human resource also, means your HR. So which is the essential component of project planning, and it is essential for an HR expert that to be associated with from the beginning, because अगर beginning से associate होगा then only he will able to tell you the correct information. The knowledge of practice in other progressive enterprises in India and abroad will be helpful in just identifying the areas where HR are to be given greater and the importance along with the machines, because machines ही important नहीं है, आपके human resource भी important है. अगर वो आपके पास नहीं है और machines हैं तब भी आप work नहीं कर सकते. So to illustrate the factors which are responsible for poor productivity or unsatisfactory results, which may have a bearing on a fuller utilization of technologies, potentially may include these factors like resistance to change, means many person doesn't like to change. So वो भी एक ऐसा फैक्टर होता है कि हम यही वर्क कर रहे हैं तो हम इसी तरीके से करेंगे, वैसे हम चेंज नहीं कर सकते. या तो सेकेंड रीजन हो सकता है कि आपका इतना अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास इतनी अच्छी स्किल्ड मैन पावर नहीं है कि आपको एक न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर पाए. एंड इवन जो आपका टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा है, हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज, एंड एट द सेम टाइम डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट गुड, पुअर डॉक्यूमेंटेशन, poor maintenance, lack of proper attitude, inadequate monitoring facilities, lack of opportunities. So these are some factors जो कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे टेक्नोलॉजी पोटेंशियल्स को फुलफिल करने से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं. Now, categories of human resources which are required to be defined. So these categories are your managerial category, your supervisory, your operational. So these are the human resource categories जो हम आइडेंटिफाई करते हैं. लाइक मैनेजरी में आपका मैनेजर्स आ जाते हैं, सुपरवाइजरी में वो जो कि एक मीडिएटर की तरह एक्ट करते हैं आपके मैनेजर्स में, और उन पर्सनस में जो ऑपरेट करते हैं. एंड ऑपरेशंस वी हैव दोज पर्सन्स हु जस्ट ऑपरेट थिंग्स और हु जस्ट डज द वर्क एट द लोअर लेवल. सो द सोर्सेज फॉर HR शुड लुक्ड इनटू, मीन्स ऐसे कौन कौन से सोर्सेज जिसमें HR को देखना ही चाहिए, मीन्स पूरा एनालाइज करना चाहिए. सो दीज सोर्सेज आर कि व्हाट आर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इन द एंटरप्राइजेस, उन एम्प्लॉयज़ के जो आपके कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पर कैसे हैं, क्या वर्क हो रहा है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं आपके जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कौन सी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सो ये वो ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको एक एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स मिल सकता है. An enterprise should be viewed as a human performance system, और जो ये human performance system है उसके अंदर कुछ components होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. Like your top management leadership, अगर leadership है then only हम ये कह सकते हैं कि enterprise जो है कुछ work कर सकता है. Normally आपकी leaders ऐसे होने चाहिए जो performance oriented हो, आपको support करे, entire organization को represent करें, जितना भी है, like आप एक दूसरे से link कर सकते हैं, training करवा सकते हैं, तो उस केस में आपका टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप शो होता है. एंड आफ्टर दैट वी हैव अनदर कंपोनेंट दैट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को सिलेक्ट करना है. एंड फॉर सिलेक्शन इट मस्ट बी अ वेल डिफाइंड प्रोसेस सो दैट कि हम अपने जितने भी मैन पावर सोर्सेज हैं उनको डेवलप कर सके. देन वी हैव द जॉब डिज़ाइन, व्हाट विल बी द जॉब डिज़ाइन, कैसी जॉब होने वाली है, जॉब का पूरा स्पेसिफिकेशन क्लियर होना चाहिए. व्हाट आर द सैलरी, व्हाट आर द इंसेंटिव्स विच आर गिवन अलॉन्ग विद द सैलरीज. देन व्हाट शुड बी द परफॉर्मेंस अप्रेजल, कैसे अप्रेजल होगा, परफॉर्मेंस के डिपेंडेंट कितने टाइम पर क्या पैरामीटर्स होंगे जिस पे हम डिपेंड करेगा कि कितना अप्रेजल होगा. एंड देन द सिस्टम अप्रोचेज, एंड लास्टली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मीन्स अगर कोई पर्सन ऐसा है जो ट्रेन नहीं है देन हाउ ही विल गेट ट्रेनिंग. सो उसके लिए भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, इन हाउस ट्रेनिंग ही हो. एंड फाइनली जिससे कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो खुद अपने आप को डेवलप कर सके, जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप करे. सो दीज आर सम कंपोनेंट्स विच आर रिलेटेड टू योर ह्यूमन परफॉर्मेंस सिस्टम. और हर एक कंपोनेंट पर अगर आप वर्क करेंगे तो आपका एक ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा. और ये सब जितना भी कंपोनेंट्स का वर्क करना या फिर उनकी कब उसे एग्जीक्यूट करना है, किन के लिए एग्जीक्यूट करना है, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस सिस्टम. Now do it yourself. Firstly, what are the modes of transfer of technology and how can these be evaluated? Means technology को transfer करने के कौन कौन से modes हैं और कैसे हम उसे evaluate कर सकते हैं. And next we have what do you mean by multidisciplinary approach to technology evaluation.
That's all for this session. Thank you. Happy learning. We learning.